क्या हो रहा है कौन जाने। एक के बाद एक दो मौतें हो गई। पहले दिन दामाद और उसके 2 दिन बाद ससुर। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं कैसे समझूंगा। पुलिस आएगी, जांच होगी। जो लीजिए आ गए, उतरिए। मैं टोटो में बैठे बैठे एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोला, ये क्या, यहाँ इस जंगल के बीच? हाँ, इससे आगे नहीं जाऊंगा, आपको तो पहले भी यही बता दिया था। हाँ, लेकिन इतना पहले उतार देंगे ये तो नहीं बताया था आपने। देखिए, अतकथा नहीं जानता दादा। इतनी रात को इस इलाके का कोई टोटो वाला आपको उस पोस्ट ऑफिस तक नहीं ले जाएगा, और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। सीधे पैदल चले जाइए, दिख जाएगा। उतरिए, उतरिए। मैंने ज्यादा बहस नहीं की, टोटो से उतर गया। किराया चुकाते ही टोटो वाला जैसे भाग ही गया वहां से। ये क्या माजरा है भला? क्या सब लोग इस पोस्ट ऑफिस से डरते हैं? कोई टोटो वाला आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। किसी तरह दोगुना किराया देकर इसे राजी किया था, और कोई साफ नहीं बता रहा था कि आखिर जाने से डर क्यों रहे हैं। इस निबारणपुर के पोस्ट ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई है, पोस्ट मास्टर के तौर पर। कल से ज्वाइनिंग है। कलकत्ता से दूरी काफ़ी है, इसलिए यहीं रहना होगा। पहली ट्रेन छूट जाने की वजह से पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज गए थे। सीधे रास्ते पर पैदल चलना शुरू किया। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल, कहीं भी इंसानी बसावट नज़र नहीं आ रही थी। रात के अंधेरे में अनजान रास्ते पर चल रहा था। मन में हल्का हल्का डर भी लग रहा था। शाम को बारिश हुई थी, और बारिश के बाद गांव के इन रास्तों पर जहरीले सांप बहुत निकलते हैं। मुझे बचपन से ही सांपों से बहुत डर लगता है। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद आखिरकार दिखा। घने जंगल के बीच जर्जर हालत में खड़ा था वो पोस्ट ऑफिस। उसके सामने ही एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा था। मैंने देखा, उसकी आंखों में किसी बेचैनी की झलक थी। उसकी चंचल नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, और उसकी नज़र स्थिर हो गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा। आप तो शहर से आ रहे हैं, यहाँ के नए पोस्ट मास्टर। हाँ, नमस्कार। मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। आप आएंगे इसी इंतजार में था। ये लीजिए चाबी। इसमें ऑफिस रूम और आपके रहने के कमरे दोनों की चाबियां हैं। मैं चलता हूँ साहब, आज के लिए। कल सुबह फिर आऊँगा। आते ही आप चले जाएंगे? मतलब, मैं पहली बार आया हूँ, कुछ भी जानता समझता नहीं। आप चाबी पकड़ा कर चले जा रहे हैं? ये कैसी बात है? कुछ नहीं हो सकता साहब। वैसे भी आपको आने में काफ़ी देर हो गई। अब मेरे लिए रुकना मुमकिन नहीं है साहब। चाहे नौकरी ही चली जाए फिर भी नहीं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सब घर गृहस्थी सजा दी है। आप रहें या न रहें, कोई दिक्कत नहीं साहब। मैं जाता हूँ साहब। हाँ, वो आदमी चला गया, जैसे दौड़ते हुए ही वहाँ से भाग गया। हे भगवान, क्या बात है! ये पोस्ट ऑफिस तो वाकई डर लगने जैसा ही है। एक बार ध्यान से देखा, लेकिन मैं तो डर नहीं सकता। नई नौकरी लेकर आया हूँ, मुझे तो रहना ही होगा। क्वार्टर में घुसकर देखा तो काफ़ी साफ सुथरा था। नया पोस्टमास्टर आएगा, इस वजह से केयरटेकर ने ज़रूर कमरा सजा रखा होगा। स्टेशन पर उतरकर खा लिया था, इसलिए भूख नहीं थी। दिन भर की थकान भी हो गई थी, इसलिए कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। नई जगह थी, इसलिए आसानी से नींद आएगी ऐसा नहीं लग रहा था। अचानक कहीं से तेज़ आवाज़ में सियार चिल्लाया। उस तीखी चीख से जैसे मेरा सीना कांप गया। आंखें बंद करके काफ़ी देर तक लेटा रहा। अचानक फिर से एक कर्कश आवाज़, किसी निशाचर पक्षी की आवाज़। शायद उल्लू होगा। जंगल के बीच पोस्ट ऑफिस है, रात के समय ये सब आवाज़ें तो आती ही रहेंगी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक एक साइकिल की आवाज़ सुनाई दी। कोई बड़ी ज़ोर से साइकिल की घंटी बजाते हुए सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था। दीवार पर एक पुरानी घड़ी लगी थी। उसकी तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को इस जंगल के रास्ते पर कौन साइकिल चलाएगा? शायद आसपास के किसी गांव का आदमी होगा। मैंने फिर से सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद फिर सियारों की चीख सुनाई दी। इस बार एक नहीं बल्कि कई सियार एक साथ चिल्लाए, जैसे उन्होंने कुछ देखकर बहुत डर गए हों। ऐसे में नींद कैसे आए भला? रात को कब आंख लगी याद नहीं। सुबह उठकर दरवाज़ा खोलते ही एक सुंदर, शांत और सुहावना वातावरण नजर आया।
सुबह की मीठी हवा जैसे शुभ सुबह कह रही थी। पंछियों की चहचहाहट लगातार सुनाई दे रही थी। ये जैसे एक अलग दुनिया थी, जहां शहर की भागदौड़ नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक सहज सुंदरता थी। रात का वो डरावना माहौल जैसे कहीं खो गया था, उसका कोई निशान नहीं बचा था। रात को ठीक से खाना नहीं खाया था, सो भूख भी लगी थी। तैयार होकर घूमते घूमते रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता पार करके ही एक चाय की दुकान दिखी। उस दुकान में गांव के कई लोग बैठे चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं आगे बढ़कर बेंच पर बैठ गया। फिर बोला, चाचा एक कप चाय दीजिए और कुछ नाश्ता मिल जाएगा? अंडा पाव रोटी मिलेगा बाबू। ठीक है, पहले चाय दे दो, फिर अंडा पाव रोटी दे देना। बाबू को तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा, नए आए हैं बाबू। मैं कल ही आया हूँ। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में मैं नया पोस्ट मास्टर हूँ। मेरी बात सुनकर देखा, चाय वाला और दुकान में बैठे बाकी लोग सब मुंह बाएं मेरी तरफ देखने लगे। हाँ, क्यों, क्या बात है? देखा, चाय वाले का चेहरा और भी फीका पड़ गया। किसी अनजान डर से वो काफी देर तक उसी तरह डरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर बोला, रात को कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ, महसूस तो हुआ। उल्लू की आवाज, सियारों की चीख, सो ही नहीं पाया पूरी रात। और कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं नहीं, और क्या होगा बाबू, बाकी सब तो ठीक ही था। कोई साइकिल की आवाज नहीं सुनी बाबू? हाँ, सही कहा। रात 12 बजे के आसपास कोई साइकिल चलाते हुए सामने वाले रास्ते से गया था। क्यों, ऐसे पूछ क्यों रहे हो? बाबू, वो जो साइकिल की आवाज आपने सुनी, वो कोई इंसान नहीं था बाबू, वो था। चाय वाला रुक गया, फिर अपने मन में कुछ सोचने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए, बताओ ना। आप शहर के लगते हैं बाबू, आप शायद मेरी बात पर यकीन ना करें। उस पोस्ट ऑफिस में कोई पोस्ट मास्टर टिक नहीं पाया है, आप भी नहीं टिक पाएंगे। देखा नहीं कैसा जंगल हो गया है वो पोस्ट ऑफिस? कोई वहां नहीं जाता बाबू, दिन में भी नहीं। 2-1 दिन में आपको भी सब पता चल जाएगा बाबू। अगर भला चाहते हैं तो इस नौकरी की मोह छोड़ दीजिए। ठीक है, देखता हूँ, आप चाय दीजिए। हाँ हाँ बाबू, अभी लाता हूं। दिन भर काम धाम कुछ खास नहीं था, ऐसा कह ले। कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई पैसों का लेन देन भी ज्यादा नहीं होता। सरकार क्यों अभी तक ये पोस्ट ऑफिस चालू रखे हुए है, कौन जाने। खुशी से कुछ किताबें साथ लाया था, वही पढ़कर वक्त बिता देता हूँ और शाम के वक्त जरा गांव में घूमने निकलता हूँ। पहले 2 दिनों में ही लगभग इस वनवास जीवन की आदत हो गई। केयरटेकर साहब मेरे खाने का इंतजाम कर देते थे। मैं कभी कभी उनके क्वार्टर में जाकर उनसे बातचीत करता था। वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, फिर भी बहुत हंसमुख इंसान थे। एक ही बुरी आदत थी, रात के वक्त किसी भी सूरत में वहां नहीं रहते थे। मुझे कभी कभी लगता था इस आदमी को बहुत कुछ पता है, पर बताना नहीं चाहता। रात 11:15 बज रहे थे। गांव के रास्ते से घर लौट रहे थे राजेन मंडल। कुछ दिन पहले खरीदी नई 4 पहिया गाड़ी की तेज हेडलाइट की रोशनी रास्ते पर फैले अंधेरे को जैसे मिटा रही थी। गुनगुनाते हुए चल रहे थे भोजपुरी गाने की कोई लाइन। जंगल के पास, ठीक उस सूखे नीम के पेड़ के पास आकर उनकी गाड़ी रुक गई। राजेन मंडल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखते हुए यह कहा, ये क्या हुआ? तेल तो टंकी फुल है, तो फिर क्या हुआ? धत, अब क्या करूं? बड़ी मुश्किल। देखूं हराधन मैकेनिक को फोन करता हूं। नहीं, वो आदमी तो फोन उठाता ही नहीं। एक काम करूं, पहुंचने ही वाला हूं लगभग। गाड़ी यहीं रहे, पैदल चला जाता हूं यूं। कल सुबह मिस्त्री लाकर गाड़ी ठीक करा लूंगा। ही सामने एक टोली सियार ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसी पल उन्हें एक साइकिल की आवाज सुनाई दी। सामने देखा तो दूर अंधेरे को चीरते हुए एक काली परछाई साइकिल चलाते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ ही पलों में वो परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उन्हें साफ दिख गया परछाई की आड़ में छिपा वो इंसान कौन था, और तभी वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठे, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता, नहीं। उनकी आखिरी चीख से रात की खामोश जंगल कांप उठी। सुबह गांव वालों ने देखा, बगीचे में राजेन मंडल का बेजान शरीर पड़ा है, ठीक उस सूखे नीम के पेड़ के नीचे। अरे, ये तो हमारे पंचायत प्रधान जी के दामाद राजेन मंडल हैं। इनकी ये हालत कैसे हुई? पुलिस की गाड़ी आई और शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। रात को सो गया था। कितनी रात हुई थी पता नहीं। अचानक वही साइकिल की आवाज सुनाई दी।
साइकिल जैसे मेरे कमरे के सामने आकर रुकी, घंटी बजाते हुए। फिर दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। मैं बिस्तर पर उठ बैठा। दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं, ये सोचने का मौका ही नहीं मिला एक पल के लिए भी। क्या हुआ पता नहीं। उठकर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही देखा दरवाजे के बाहर एक आदमी आकर खड़ा है, उसके पीछे एक साइकिल। सुबह की रोशनी फूटते ही सीधे चला गया गांव के पंचायत प्रधान नटबर मल्लिक के घर। नमस्कार प्रधान साहब, मैं इस गांव का नया पोस्टमास्टर हूँ। अच्छा, बताइए, मेरे पास क्या काम है? आप नहीं जानते नटर बाबू, मुझे पता है कौन है जिसने आपके दामाद की हत्या की। हत्या? ये क्या बक रहे हो तुम? कौन हत्या करेगा मेरे दामाद की? आपके दामाद की हत्या उसी ने की जिसे आपने और आपके दामाद ने मिलकर मार डाला था और जंगल में उस नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उसी ने हत्या की है आपके दामाद की। ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? रात के वक्त साइकिल की आवाज सुनाई देती है जिससे डरकर पूरा गांव सहम जाता है। रात के वक्त कोई उस पोस्ट ऑफिस के पास नहीं जाता। ये सब आपको जरूर पता है। प्रधान साहब, कौन हो तुम? जो नौकरी तुम आज कर रहे हो वो नौकरी आज से 4 साल पहले मेरी थी। मेरा नाम प्रीतम है। गांव के विकास के लिए पंचायत प्रधान के पास बहुत पैसा आता था, मगर वो सारा पैसा प्रधान खुद हड़प लेते थे। ये बात मुझे पता चल गई थी। प्रधान के साथ मिल गया था उनका दामाद राजेन मंडल। प्रधान कुछ नहीं बोले, बर्फ जैसी ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। उस दिन, उसी रात जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, उसी वक्त प्रधान और उनके दामाद ने मुझे मार डाला और जंगल के अंदर उस नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। बदले की आग में जलते हुए मैं प्रेत बनकर इस जंगल के आसपास भटकता रहा। पिछले दिन मौका मिलते ही खत्म कर दिया उस राजीन मंडल को। अब उस पंचायत प्रधान की बारी है। क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सच है? सच नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता? बताइए। ये सब बातें तो आप और आपके दामाद के सिवा कोई और नहीं जानता। सुनिए, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। रात के वक्त भूत के डर से सो नहीं पा रहा। मैंने एक अच्छे तांत्रिक से बात की है। उनका कहना है प्रीतम की आत्मा को मुक्त कर देंगे ताकि वो फिर कुछ ना कर सके। आपको आना होगा आज रात। कुछ पैसे भी लगेंगे। अगर अपनी जान बचानी है तो आज ठीक रात 12 बजे पोस्ट ऑफिस आ जाइए। आएंगे ना? हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल आऊंगा। मैं अब चलता हूँ प्रधान साहब। रात ठीक 12 बजे प्रधान आकर पोस्ट ऑफिस के सामने हाजिर हुए। क्या हुआ? फिर तांत्रिक कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। आ जाएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। बात खत्म होते होते साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। सामने देखा तो प्रीतम आगे बढ़ता आ रहा था। हम दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया प्रीतम। प्रधान साहब डर के मारे कांपने लगे। समझ गया, उनमें कुछ बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। धन्यवाद दोस्त, मेरा वचन रखने के लिए। अगले दिन सुबह गांव वालों के साथ मैंने भी देखा, बगीचे में ठीक उस सूखे नीम के पेड़ के नीचे बेजान पड़ा था प्रधान का शरीर। क्या हो रहा है कौन जाने। एक के बाद एक 2 मौतें हो गई। पहले दिन दामाद और उसके 2 दिन बाद ससुर। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं कैसे समझूंगा? पुलिस आएगी, जांच होगी। जो समझना है पुलिस ही समझेगी। मैं मन में मुस्कुराया। पुलिस क्या समझेगी? बस यही एक बात मैं समझ गया हूँ, इस निवारणपुर गांव में अब कभी गहरी रात को साइकिल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी।